Good afternoon. स्क्रीन आ रही है बच्चों? ये सर आ गई। ओके। अच्छा, एग्जाम कैसा हुआ था आपका पेपर? अच्छा था सर। चलो नया चैप्टर शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। चैप्टर नंबर 4, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। थोड़े से और नीचे जाएंगे। बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। कौन सी मीटिंग में आया वो? मैं तो ऐसे टीवी खोल लेती हूँ। अपना माइक बंद करो। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो थोड़ा हम इसमें चैप्टर में क्या देखेंगे बच्चों कि जो मॉलिक्यूलर बेसिस पे अब तक हमने क्या देखा था कि कैरेक्टर्स कैसे इनहेरिटेड हो रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये देखेंगे कि वो जीन है वो किसका बना होता है। मींस उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे हम बात करेंगे, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन कैसे सिंथेसाइज होते हैं उसके लेवल पे यहाँ पे बात करेंगे। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं इसका। तो इस चैप्टर में हमें यही चीज पढ़नी है, डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड क्या है, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इन सारी चीजों पे हमें बात करना है। चैप्टर में जो फोकस होगा हमारा मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे हम बात करने वाले हैं। इसलिए इसका नाम रखा है बच्चों मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इट मींस डीएनए क्या है, एक केमिकल है, एक मॉलिक्यूल है, उसके बेस पे हम यहाँ पे इनहेरिटेंस की बात करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इंट्रोडक्शन। सर नीट में वेटेज कितना है इस चैप्टर का? बेटा इसका भी 4 से 5 क्वेश्चन आपके आते हैं, दोनों का इतना ही वेटेज है। तो लगभग 10-11 क्वेश्चन दोनों चैप्टर से बन जाते हैं। ठीक है, दोनों इक्वल वेटेज के हैं, से पहले वाला भी और ये 4 से 5 क्वेश्चन। और ज्यादा भी आ जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इससे ज्यादा भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन तक भी बन जाते हैं। इंपॉर्टेंट है। तो बेटा हम यहाँ पे बात करेंगे इंट्रोडक्शन में। तो आपने देखा यार, बनता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हमने देखा था कि जो जीन है, फैक्टर है, तो उसके बारे में मेंडल कोई भी नहीं बता पाया था उसका नेचर क्या है। तो डीएनए है, प्रोटीन है, इसके बारे में 100 ईयर तक भी हमें पता नहीं चला था एट द टाइम ऑफ मेंडल। तो थोड़ा पॉइंट लिख लेते इसमें। एट द टाइम ऑफ मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स है, क्लासिकल जेनेटिक्स में इन्होंने काम किया है। एट द टाइम ऑफ मेंडल द फैक्टर, एट द टाइम ऑफ मेंडल, तो इन्होंने क्या बोला कि फैक्टर जीन, जीन या फैक्टर, इन्होंने फैक्टर बोला था, फैक्टर या बोलो जीन दैट रेगुलेटिंग, या फिर ओके एक मिनट यार, एट द टाइम ऑफ मेंडल द नेचर लिखा है ना बेटा, मैं यहाँ से लिख देता द नेचर ऑफ, नेचर ऑफ केमिकल नेचर, या खाली नेचर लिख लो, एनसीईआरटी में नेचर लिखा हुआ है। द नेचर ऑफ फैक्टर जीन दैट रेगुलेटिंग
regulating pattern of inheritance. Pattern of inheritance. At the time of Mendel, the nature of factor, a gene that regulating pattern of inheritance was not clear. Was तो NCERT का एक पॉइंट है ये, was not clear. क्लियर नहीं था कि इसका केमिकल नेचर क्या है, ये जो फैक्टर है क्या है, ये कोई न्यूक्लिक एसिड है, ये कोई प्रोटीन है, फैट है, क्या है, किसी को नहीं पता था. तो इसमें बहुत ज्यादा क्या है रिसर्च वर्क इस पे हुआ, तब जाके इसके बारे में बताया कि डीएनए है. ठीक है. एट द टाइम ऑफ मेंडल या मेंडेलियन इनहेरिटेंस द नेचर ऑफ फैक्टर एंड जीन. क्या बेटा? थोड़ी सी स्क्रीन ऊपर कीजिए. लेट ज्वाइन करते हो तुम लोग, टाइम पे आया करो एकदम. तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का नाम लिखना, इससे आपके 4 से 5 क्वेश्चन बच्चों मिनिमम आते हैं. और एट द टाइम ऑफ मेंडल द नेचर ऑफ फैक्टर जीन्स दैट रेगुलेटिंग पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इन ऑर्गेनिज्म वाज नॉट क्लियर. तो लेटर चले बच्चों आगे. यस. लेटर इन्वेस्टिगेशन, बहुत सारी रिसर्च हुई. इन्वेस्टिगेशन confirm that the DNA act as a genetic material in all living organisms. क्या कंफर्म हुआ बच्चों इन्वेस्टिगेशन से? डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल. तो जीन जो है वो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल इन ऑल लिविंग. इसका एक एक्सेप्शन भी है, वायरसेस. तो वायरस में क्या हो सकता है बच्चों जेनेटिक मटेरियल? इन वायरसेस जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए और आरएनए वहां पे. लेकिन आप किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म को नहीं बता सकते कि जो जेनेटिक मटेरियल है हर जगह आपको डीएनए मिलेगा. कोई दूसरा एग्जांपल है ही नहीं अर्थ पे, खाली एक्सेप्ट फ्रॉम वायरस. सभी भी नहीं, तो उनमें आरएनए भी होता है, वायरस में डीएनए में होता है, जो आप 11th में भी पढ़ के आए हो. तो पॉइंट लिख सकते हैं हम यहाँ पे बच्चों. सर पुटेटिव जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? क्या बेटा? वही Putative मैन जो मटेरियल है वो कौन है? डीएनए है, मैन मोस्टली. चलो एक इसमें एक लाइन लिख लो, वायरस के लिए एक लाइन लिख लो. इन वायरसेस आइदर डीएनए या तो डीएनए या आरएनए स्लैश करके एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल देखिए, या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए. इन वायरसेस आइदर डीएनए एंड आरएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल. ठीक है. तो इनके केस में कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पे. मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में मींस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन है बच्चों? डीएनए. ठीक है. कुछ में आपका आरएनए. तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकता है. आरएनए मेनली वर्क एज मैसेंजर मॉलिक्यूल्स. तो मैं एक नेक्स्ट पेज बदल देता हूँ. नहीं हुआ अभी, चलो आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बता देना मुझे. तो वायरस में जेनेटिक मटेरियल लाइन भी आपकी आ जाती है, कई बार आया हुआ है, डीएनए या आरएनए. तो क्या लगाओगे बच्चों वायरस में? या तो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? डीएनए या आरएनए. दोनों. जब हो जाए मुझे बता देना बेटा. तो ये थोड़ा अभी इंट्रोडक्शन में 1-2 लाइन और लिखेंगे. चलो यहीं पे लिख देता हूँ मैं नीचे ही, फिर नया पेज से नया टॉपिक डाल देंगे ना.
तो बच्चों जो आरएनए है ये जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम करता है। तो आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल कुछ वायरस में, जेनेटिक मटेरियल। लेकिन इसका जो मेन रोल है वो क्या बच्चों, मेनली वर्क एज मैसेंजर, क्योंकि प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए मैसेज लेके आता है, मैसेंजर। एडिशनल रोल क्या है बच्चों, अदर रोल क्या है इसके, सम एडिशनल रोल जो कि डीएनए नहीं कर सकता, सम एडिशनल रोल ऑफ आरएनए। ठीक है, तो खाली यहाँ पे इंट्रो में लिख रहा हूं, उनके बारे में बाद में बात करूंगा। एक क्या हो सकता है बच्चों, ये अडेप्टर मॉलिक्यूल है, अडेप्टर एक्ट एज ए अडेप्टर मॉलिक्यूल। बेसिकली ये अडेप्टर मॉलिक्यूल होता क्या है, ये टीआरएनए होता है, वो आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब तो यहाँ पे आप लिख लेना खाली, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो आरएनए एक्ट एज ए अडेप्टर मॉलिक्यूल, क्योंकि आगे हम बात करेंगे, अभी आपको समझ नहीं आएगा क्यों अडेप्टर बोलते हैं, आगे आएगा। ठीक है, दूसरा क्या है बच्चों, ये स्ट्रक्चरल रोल भी होता है, प्ले स्ट्रक्चरल रोल। सर ये टीआरएनए क्या है? टीआरएनए को ही अडेप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं बेटा, तो आरएनए का टाइप है ना टीआरएनए, तो टीआरएनए ही एक अडेप्टर मॉलिक्यूल, प्ले स्ट्रक्चरल रोल। अच्छा, कौन सा आरएनए है जो स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है, बोलो, कुछ याद आ रहा है, सेल में बताया मैंने, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, क्योंकि राइबोसोम की स्ट्रक्चर बनाता है। और कुछ केसेस में आप देखोगे कैटालिटिक रोल भी होता है, तो शो कैटालिटिक रोल भी प्ले करता है। यदि आरएनए एंजाइम की तरह काम करे तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ, याद आ रहा है कुछ, राइबोसोम। तीनों क्वेश्चन है आपके, दोबारा देख लो बच्चों। आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल भी तरह काम कर रहा है वायरस में। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो वायरस, वायरस। ठीक है, दूसरा क्या है, इसका जो मेन वर्क है वो प्रोटीन फॉर्मेशन में है, इसलिए मैसेंजर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। एडिशनल रोल ऑफ आरएनए, इट एक्ट एज अडेप्टर मॉलिक्यूल, मैंने एग्जांपल क्या लिखा है, टीआरएनए। प्ले स्ट्रक्चरल रोल बिकॉज इट सिंथेसाइज राइबोसोम। भाई राइबोसोम किसका बना है बताओ, प्रोटीन और आरआरएनए का। भूल जाते हो अब तुम लोग, बिल्कुल जवाब नहीं देते। राइबोसोम किसका बना है बच्चों, प्रोटीन और प्रोटीन एंड आरआरएनए, तो इसलिए ये स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले कर रहा है। कुछ जगह एंजाइम की भी फॉर्मेशन करेगा, आगे प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे, स्प्लाइसिंग के बारे में बात करेंगे, तो वहां पे आरएनए एक्ट एज ए कैटलिस्ट, एंजाइम का काम करता है। यदि कोई एंजाइम आरएनए बेस्ड है तो उसे बोलते हैं बच्चों राइबोजाइम। क्या बोलते हैं बच्चों, पढ़ा होगा आपने। तो ये तीनों क्वेश्चन बन गए आपके पास, 3 क्वेश्चन। ठीक है, इनको हम लेटर प्रूव करेंगे, ये तो आप कर चुके हो। स्ट्रक्चर आगे बात करेंगे अडेप्टर की, और कैटालिटिक रोल। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करें बच्चों, तो हाउ मेनी न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन था, तो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, जेनेटिक मटेरियल की रिसर्च के बारे में बात करना है। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, वो भी आपको यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा। डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए का, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, डीएनए का क्या स्ट्रक्चर है, डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जेनेटिक कोड एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस मतलब क्या इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं बच्चों। ओके, डन बच्चों, ये पॉइंट्स। यस सर, 3 क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, इंट्रोडक्शन से भी क्वेश्चन आता है। तो मैंने आपको बता दिया, एनसीईआरटी में आरआरएनए नहीं लिखा होगा, खाली लिखा है स्ट्रक्चरल रोल, कैटालिटिक रोल, अडेप्टर, ये आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, नेक्स्ट अप हेडिंग डालेंगे बच्चों डीएनए। तो डीएनए, डीएनए की फुल फॉर्म तो जानते हो ना, डीऑक्सी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड।
अच्छा, तो आप पहले न्यूक्लिक एसिड बताओ मुझे, क्या होता है न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड क्या है बताओ? पॉलीमर ऑफ, सबको पता है तुम्हें? न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो वही आपका रिवीजन चलेगा 11th में, जिसने बायोमोलिक्यूल पढ़ा है ना, उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस चैप्टर में, ठीक है? कुछ हद तक यही चलते रहेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है? तो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड। तो बच्चों आरएनए एंड डीएनए या डीएनए एंड आरएनए are two type of nucleic acid, two type of nucleic acid. Nucleic acid found in living, found in living. तो कितने टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं बच्चों? डीएनए एंड आरएनए आर टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन लिविंग। तो जो डीएनए है बच्चों, एक लॉन्ग पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, वो आपको पता चल गया। तो डीएनए क्या है? लॉन्ग पॉलीमर है न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है? सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, थोड़ी सी डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड कैसे आया, न्यूक्लिन टर्म किसने दिया? एनसीईआरटी में एक साइंटिस्ट का नाम भी दे रखा है, तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। फेडरिच, ये आप इतना बड़ा नाम भी याद नहीं रखे, मिक्सचर तो याद रखना आपको, मिक्सचर। फेडरिक मिक्सचर का जो ईयर है, ये भी ईयर भी याद रखना है आपको, ठीक है? 1869। तो फेडरिक मिक्सचर फर्स्ट टाइम discovered acidic substance inside the nucleus. First time discovered. Acidic substance. Acidic substance inside the nucleus. Inside the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर उन्होंने क्या है, एसिडिक सब्सटेंस को डिस्कवर किया। तो फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड एसिडिक सब्सटेंस इनसाइड द न्यूक्लियस। और क्या नाम दिया बच्चों इसको? कॉल्ड न्यूक्लिन। न्यूक्लिन नाम दिया, ठीक है? पस सेल में डिस्कवर्ड किया इसको, पस सेल, ठीक है? तो फेडरिक मिक्सचर ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड एसिडिक सब्सटेंस इनसाइड द न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियर। लेकिन एक साइंटिस्ट है ऑल्टमैन, ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन लिख लो इसने। ऑल्टमैन coined the term, इन्होंने इसकी और स्टडी की। न्यूक्लिन का जो नेचर है वो एसिडिक नेचर है, और इन्होंने बताया था कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, इसलिए इसको न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। तो लेटर ऑल्टमैन coined the term न्यूक्लिक एसिड। बच्चों न्यूक्लिक एसिड टर्म किसने दिया है? ऑल्टमैन। ठीक है? लेकिन सबसे पहले इस न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर्ड किसने किया, या डीएनए को डिस्कवर्ड किसने किया? मिक्सचर ने, ठीक है? तो मिक्सचर ने एक पस सेल के न्यूक्लियस में एक एसिडिक सब्सटेंस को डिस्कवर्ड किया, और उस एसिडिक सब्सटेंस को इन्होंने न्यूक्लिन टर्म दिया। ये पूछा गया नीट में, न्यूक्लिन, हु कॉइन्ड द टर्म न्यूक्लिन? बट न्यूक्लिक एसिड जो टर्म्स है गिवन बाय द ऑल्टमैन, ठीक है? तो ये आपका पॉइंट है इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना। ऊपर वाला एनसीईआरटी में गिवन है, ईयर भी दे रखा है 1869, ओके, ठीक है? तो ऑल्टमैन कॉइन्ड द टर्म न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए की लेंथ को हम क्या बच्चों कैलकुलेट कर सकते हैं? वी कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डीएनए। चले बच्चों आगे, नेक्स्ट पेज पे चलो। यस सर। तो ऑल्टमैन ने क्या टर्म दिया है? न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लियन टर्म किसने दिया है?
मिक्सचर में, ये आपको याद रखना, मिक्सचर। चलो हो गया चांस। सर फर्स्ट सेल क्या होते हैं? फर्स्ट सेल मवाद वाली सेल, कोई घाव था, बॉन्ड था, तो उस पे जो पस सेल जो होती है इसमें सड़ जाती है सेल, उसे पस सेल बोलते हैं, मवाद जिसमें बन जाती है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों लेंथ ऑफ डीएनए। लेंथ ऑफ डीएनए usually length of DNA usually defined as a number of nucleotides या और भी लिख सकते हैं आप ना, पेयर ऑफ pairs of nucleotides अच्छा, पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को क्या बोलेंगे? कॉल्ड पेयर। बेस पेयर, बेस पेयर, और शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं बच्चों इसको? बी पी, बेस पेयर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ डीएनए यूजुअली डिफाइंड एज ए नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जितना ज्यादा होगा उतना ही लेंथ क्या होगी बच्चों डीएनए की? कम है ज्यादा? मोर न्यूक्लियोटाइड मोर लेंथ, लेस न्यूक्लियोटाइड लेस लेंथ। तो डीएनए आपका क्या है? न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्पेसिफिक होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक टेबल हम यहाँ पे बनाएंगे, फीचर्स ऑफ लिविंग। हर ऑर्गेनिज्म का डीएनए स्पेसिफिक होता है बच्चों, उसकी लेंथ अलग अलग होगी। ठीक है, तो कुछ एक टेबल है उसमें हम बात करते हैं। 4 ऑर्गेनिज्म के नाम अपने एनसीईआरटी में गिवन है। नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, नेचर ऑफ डीएनए, डीएनए का नेचर कैसा है, और तीसरा क्या? कंटेंट्स ऑफ डीएनए, कंटेंट्स ऑफ डीएनए कितना बेस पेयर का है, क्या है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। टेबल बना देता हूँ। सर ये नेचर ऑफ नेचर क्या है? अरे नेचर ऑफ नेचर लिख दिया क्या मैंने? नेचर ऑफ डीएनए है, 2 बार नेचर लिख दिया है। नेचर ऑफ डीएनए, ठीक है। तो 4 ऑर्गेनिज्म का नाम हमें लिखना है बच्चों। ठीक है, तो पहला कि नेम, ऑर्गेनिज्म का नेम क्या है। ठीक है, हालांकि छोटा ही आएगा, नेम ई कोलाई, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 5 into 14 बैक्टीरियोफाज। नहीं जाएगा कैसे? चलो छोड़ो, इसी में आ जाएगा। बैक्टीरियोफाज, तो बैक्टीरियोफाज जानते हो बेटा आप? यस सर, वायरसेस व्हिच अफेक्ट बैक्टीरिया। यस, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा इसमें, और सर्कुलर। इसके डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होंगे वो होंगे 500608 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो सिंगल स्टैंडर्ड से बेस पेयर नहीं मिलेंगे इसमें। दूसरा एक और वायरस है, हाँ, न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे आप, इसमें बेस पेयर नहीं होंगे। दूसरा आप देखोगे ये भी एक वायरस है, लैम्डाफेज। लैम्डाफेज ये भी एक वायरस है, और जिसमें आप देखेंगे डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलेगा, डीएनए। और ये भी आपका क्या है? ये लीनियर होगा, लेकिन
लीनियर। इसमें आप देखोगे कि 48,502 बेस पेयर ऑफ डीएनए में होगा, और ये फिक्स्ड है बच्चों, एनसीईआरटी में गिवन है, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, इतना ही आपको रटना पड़ेगा। तो हर डीएनए की जो लेंथ है वो अलग अलग होगी, यहाँ छोटा, यहाँ थोड़ा और बड़ा। ऐसे ही कोलाई का भी आपको याद रखना है। इस्चेरिया कोलाई एक बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट्स है, पीके। इसका भी डीएनए डबल स्टैंडर्ड होगा, और आपको पता है कि बैक्टीरिया का डीएनए कैसा होगा, सर्कुलर या लीनियर? प्रोकैरियोट का कैसा होता है? सर्कुलर। ये फिक्स्ड है 4.6 10 की पावर 6 बेस पेयर, ठीक है। और अपना ह्यूमन का भी लिख लेते हैं लास्ट। ह्यूमन हैप्लॉइड है सारे के सारे। ह्यूमन, ह्यूमन का हैप्लॉइड सेल, एग सेल, स्पर्म सेल, कोई भी बॉडी की हैप्लॉइड सेल्स, क्योंकि ये सारे ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉइड ही होते हैं, इसलिए हमने ह्यूमन का भी हैप्लॉइड कंडीशन में लिया है। यहाँ भी जो डीएनए होगा डबल स्टैंडर्ड होगा, 2 चेन का बना हुआ है, और लीनियर होगा, क्योंकि हम यूकैरियोट्स हैं, और यूकैरियोट का डीएनए कैसा होता है बच्चों? लीनियर होता है। लीनियर। तो यहाँ पे आप देखोगे 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर, फिक्स्ड है। यदि डिप्लॉयड का पूछेगा ना तो 6.6 कर देना, ठीक है, क्योंकि डबल हो जाएगा। हैप्लॉइड का है। ये चारों वैल्यू आपको याद रखनी है, और चारों ही एनसीईआरटी में गिवन है बेटा, इंपॉर्टेंट है। कई बार ये आपके नीट में आ चुके हैं, और वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। बैक्टीरियोफाज में 5368 न्यूक्लियोटाइड, बाकी सब में बेस पेयर है, क्योंकि ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, बाकी सब डबल स्टैंडर्ड। लैम्डा फेज या लैम्डा बैक्टीरियोफेज में आपका डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, तो 48,502 बेस पेयर। इकोलाई जो एक प्रोकैरियोट है, इसका डीएनए भी क्या है अपना, सर्कुलर होता है सभी प्रोकैरियोट में, डबल स्टैंडर्ड नेचर है डीएनए का, 4.6 10 की पावर 6 बेस पेयर। ह्यूमन बीइंग की हैप्लॉइड सेल की बात करें, हमारा जो डीएनए है वो भी डबल स्टैंडर्ड है और लीनियर है, ठीक है। और 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। चारों वैल्यू बेटा आपको याद रखनी है, गिवन इन एनसीईआरटी, तो टेबल इज इंपॉर्टेंट। नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, नेचर ऑफ डीएनए आप याद रखो मत रखो चलेगा, लेकिन कंटेंट्स ऑफ डीएनए तो बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि उसमें बेस पेयर है वो याद रखना है। तो हर ऑर्गेनिज्म के डीएनए की लेंथ सेम है क्या डिफरेंट है? बोलो। डिफरेंट है सर। डिफरेंट। तो हम इस लेंथ को आगे कैलकुलेट भी करके आपको बताएंगे, ठीक है। आगे जब हम पैकेजिंग पढ़ेंगे तो 2.2 मीटर हमारा डीएनए की लेंथ होती है, वो कैसे निकल के आता है वो आगे हम बात करेंगे। ओके बच्चों, तो टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे अपना नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग स्पीसीज स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर हर ऑर्गेनिज्म के डीएनए में मौजूद होते हैं, या वो वायरस हो या वो बैक्टीरिया हो या हम खुद क्यों ना हो, सबके डीएनए की लेंथ अलग अलग होती है। तो इसकी जो लेंथ है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड या नंबर ऑफ बेस पेयर से डिफाइन की जा सकती है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर आपने वो फर्स्ट वाले में कंटेंट ऑफ डीएनए में क्या लिखा है? फर्स्ट 536 वाले में हाँ इसमें 5368 न्यूक्लियोटाइड, उसमें बेस पेयर नहीं है, क्योंकि ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ना, इसलिए उसमें न्यूक्लियोटाइड है, पेयरिंग नहीं हो रही। ओके, बाकी तीनों में क्या है, बेस पेयर। ऊपर हमने लिखा है ना, डीएनए की लेंथ को किसके फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या फिर या पेयर, न्यूक्लियोटाइड का पेयर, ठीक है। तो वो लिखा। चलें आगे बच्चों, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या है, इसके बारे में बात करें। चेन
स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अच्छा, डीएनए कैसा मॉलिक्यूल है आप जानते हो, लॉन्ग पॉलीमर है कि नहीं? यस लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड डीएनए जो है। तो ये बताओ बच्चों, न्यूक्लिक एसिड की जो बेसिक यूनिट है वो कौन है? बेसिक यूनिट बताओ। न्यूक्लियोटाइड। बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, बिल्डिंग ब्लॉक। न्यूक्लियोसाइड। क्या लिखते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स लिखेंगे बेटा, क्योंकि किसके पॉलीमर हैं? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होते हैं बच्चों, कितने कंपोनेंट होते हैं? न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट 3 component, has 3 component। ये आपका रिवीजन चल रहा है 11th का, ठीक है? 11th में पढ़ेगी नहीं सारी चीज? नाइट्रोजीनस बेस, नाइट्रोजीनस बेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप? NB, नाइट्रोजीनस बेस। दूसरा क्या होता है बताओ? पेंटोज, पेंटोज शुगर, 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है। और तीसरा क्या होता है? फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप H3PO4, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है? तो ये आपने देखा कि 3 कंपोनेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों नाइट्रोजीनस बेस। तो हाउ मेनी कंपोनेंट इन ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड बच्चों? 3 कंपोनेंट, नाइट्रोजीनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये नाइट्रोजीनस बेस क्या होते हैं। डन बच्चों? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे। अच्छा बताओ कोई, क्या होता है नाइट्रोजीनस बेस? सब जानते हो आप, क्योंकि 11th में पढ़ चुके हो। बेसिस, हाँ। तो ये बच्चों क्या होते हैं अपना, ये हेट्रोसाइक्लिक वाटर इनसॉल्युबल आपके कंपाउंड होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस होते हैं हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक एक बार बता दीजिए ना सर। हेट्रोसाइक्लिक आप केमिस्ट्री में नहीं जानते हो? इनमें जो रिंग प्रेजेंट होती है वो कार्बन और हाइड्रोजन की बनी है, तो ऐसी रिंग को क्या बोलेंगे आप? हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग, मैं लिखा दूंगा आगे। मैं तो खाली रिवीजन करा रहा हूँ आपको इस चैप्टर का, इस टॉपिक का, सॉरी। नाइट्रोजन कंटेनिंग, ये आप अच्छे से बायोमोलिक्यूल में जूलॉजी में पढ़े होंगे। कंटेनिंग सब्सटेंस, यस लो। कितने टाइप के होते हैं बच्चों ये? दे आर 2 टाइप्स, दे आर 2 टाइप्स, प्यूरिन एंड हेरेमेडिस। आप कहो तो मैं एक टेबल बना दूं, एक साइड प्यूरिन एक साइड, दोनों में कंपैरिजन कर ले, वो सही रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आप जनरली पढ़ चुके हैं इसको। तो एक साइड आप प्यूरिन लिख लेंगे, एक साइड pyrimidine, प्यूरिन बेस, प्यूरिन बेसिस आप ही से पूछूंगा डिफरेंस भी। और दूसरी साइड हम बात करेंगे बच्चों pyrimidine बेस, pyrimidine बेस। तो नाइट्रोजनस बेस जो है ये वाटर इनसॉल्युबल हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं दैट प्रेजेंट इन न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड, दोनों में प्रेजेंट होते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे यहाँ पे, ज्यादा नहीं, बस काम की चीज लिखेंगे, ये आप ऑलरेडी जानते हो। अच्छा बच्चों ये बताओ, ये जो प्यूरिन है ये सिंगल रिंग है डबल रिंग? डबल। डबल रिंग कंपाउंड होता है, डबल रिंग। और इसमें जो रिंग होती है उस रिंग को क्या बोलते हैं आप?
प्यूरिन रिंग। तो जिस नाइट्रोजन बेस में प्यूरिन रिंग मिले उसे क्या बोलेंगे आप? प्यूरिन बेस। अच्छा, यहाँ पे कैसी रिंग होगी बच्चों? सिंगल रिंग होती। डायग्राम देखें आपने प्यूरिन पिरिमिडीन के, इस रिंग को क्या बोलते हैं आप? पैरामिडीन रिंग मिलेगी, पैरामिडीन रिंग कंटेनिंग। अच्छा, कितने मेंबर होते हैं बताओ इसमें? हाउ मेनी मेंबर? 9 मेंबर। 9 मेंबर रिंग है, 9 मेंबर रिंग। अच्छा, यहाँ पे बताओ, सब जानते हो आप, 6 मेंबर रिंग है। तो पिरिमिडीन रिंग में कितने मेंबर है बच्चों? अच्छा, इसमें कार्बन कितने बच्चों? 4 नाइट्रोजन। ठीक है, 9 हो गए ना। 5 क्या है इसमें? 5 कार्बन है और 4 क्या है? नाइट्रोजन। यहाँ पे बताओ, 4 कार्बन एंड 4 कार्बन एंड 2 नाइट्रोजन। 4 कार्बन 2 नाइट्रोजन। पोजीशन जानते हो नाइट्रोजन की? 1379 रिंग में, वहां पे 13। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नहीं आता, वैसे आपने पढ़ा होगा जूलॉजी में। अच्छा बताओ, एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल की बात करें, क्या क्या एग्जाम्पल है? एडेनिन, यस, एडेनिन जो है इसको ए से रिप्रेजेंट करते हो, और ग्वानिन, ग्वानिन को किससे रिप्रेजेंट करते हो आप? जी से। और ये बच्चों दोनों आरएनए में प्रेजेंट होते हैं, डीएनए में? दोनों में। दोनों में मिलेंगे। अच्छा, इधर बताओ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी आप जानते हो, थायमीन, थायमीन को किससे रिप्रेजेंट करते हो आप? टी से। यूरेसिल, यूरेसिल को किससे रिप्रेजेंट करते हो? यू से। और साइटोसिन, साइटोसिन को किससे रिप्रेजेंट करते हो आप? सी से। तो बच्चों ये किस में मिलेगी? ओनली थायमीन, ओनली इन डीएनए। और यूरेसिल आरएनए में, ओनली इन आर। और ये क्या होगी? कॉमन होगी दोनों में, कॉमन। साइटोसिन कॉमन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये छोटे छोटे मोटे मोटे डिफरेंस मैंने आपको बता दिए। जिस नाइट्रोजनस बेस में प्यूरिन रिंग मिलेगा उन्हें प्यूरिन बेस बोलेंगे, जिनमें पिरिमिडीन रिंग मिलेगी उनको हम पिरिमिडीन बेस बोलेंगे। ये डबल रिंग साइकिल है, एक इसमें पिरिमिडीन रिंग होती है, इमिडाजोल रिंग होती है, वो मैं आपको लिखाऊंगा नहीं। 6 मेंबर्ड रिंग that consists 5 कार्बन एंड 4 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जो पोजीशन है वो 1379 होगी, जैसे आप रिंग बनाए तो। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1/3 पोजीशन पे होती है, बाकी जगह कार्बन होगा। इसमें एग्जाम्पल आपने देखा, एडेनिन एंड ग्वानिन, एग्जाम्पल थायमीन, यूरेसिल एंड द साइटोसिन्स। तो हमें बच्चों क्या पता लगा इस टेबल से कि डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस हो सकते हैं? यदि हम लिखे तो एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन। और यदि आरएनए की बात करें तो बताओ, आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेस हो सकते हैं, ए, जी, सी, यू। तो किसको हमने चेंज करा? केवल आरएनए में बच्चों थायमीन नहीं होता, बस लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे कॉमन है। ओके, ए, जी एंड सी कॉमन है, और टी एंड यू आर स्पेसिफिक फॉर डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, थायमीन इन केस ऑफ डीएनए एंड द यूरेसिल इन केस ऑफ आरएनए। ठीक है, दे आर द नाइट्रोजनस बेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों पेंटोस शुगर। डन बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरा जो आपका पार्ट है, पेंटोस शुगर। तो 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर को क्या बोलते हैं आप? सब जानते हो, पेंटोस। तो 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है। 2 टाइप के आपके शुगर होते हैं। इसको हम यदि बात करें तो एक को हम क्या बोलेंगे? राइबोस। राइबोस शुगर किस में मिलेगी बच्चों? इन
आरएनए में मिलेगी। और डीऑक्सीराइबोस, वो मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ इसका। डीएनए में मिलेगी। आरएनए, यहाँ पे हम बात करें तो डीऑक्सीराइबोस शुगर, और इसमें सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप एब्सेंट होता है। डीएनए तो सेकेंड कार्बन पे क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? H। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे क्या होगा? OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, वो आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। ये आप देखेंगे यहाँ पे, ये एक पेंटोस शुगर है, या बायोमोलिक्यूल में अच्छे से बनाया होगा आपने। सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड देन फिफ्थ C2H4। ओके बेटा, अभी कर रहा हूँ। OH। इधर आप देखोगे तो ये आपका फर्स्ट कार्बन है। ठीक है, HOH, कार्बन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो बच्चों ये कौन सी शुगर है बताओ? राइबोस या डीऑक्सीराइबोस? राइबोस। और यहाँ पे आप देखोगे डीएनए में थोड़ा अलग मिलेगा। तो सेकेंड कार्बन, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, तो खाली सेकेंड पे अपना OH ग्रुप नहीं मिलेगा, यहाँ पे H प्रेजेंट होगा, H सेकेंड कार्बन पे। ठीक है, तो ये जो वाली शुगर होगी, इस वाले को फर्स्ट कार्बन पे तो है, सेकेंड कार्बन पे अपना OH नहीं है, तो ये अपना, इसका फॉर्मूला हम देखें तो C5H10 क्या आ जाएगा? O4। तो C5H10 यही शुगर का फॉर्मूला होता है 4। ओके, यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा C5H10O5, एक ऑक्सीजन की कमी है वहां। डीऑक्सीराइबोस शुगर है दैट फाउंड इन द डीएनए, दैट द राइबोस शुगर। सो सेकेंड कार्बन पर यहाँ पे क्या है? गड़बड़ी है। सेकेंड जो कार्बन है यहाँ है, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। ठीक है, ये फिफ्थ कार्बन। तो पेंटोस ग्रुप आपका हो चुका है। ये डीऑक्सीराइबोस, ये राइबोस, जिसमें जिस न्यूक्लिक एसिड में डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा उसे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे, जिसमें अपना राइबोस शुगर होगा उसे राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे। नेक्स्ट हम कुछ बॉन्डिंग की बात करेंगे, न्यूक्लियोसाइड्स क्या होता है वो बात करेंगे। डन बच्चों, पॉइंट्स। तो ये नाइट्रोजिनस बेस हो गया अपना, पेंटोस शुगर हो गए। नेक्स्ट हम बात, फॉस्फेट तो पढ़ना ही क्या है, H3PO4। ये O5 ऐसे 5H10O5 O5 in case of ribose, O4 in case of deoxyribose। ऑक्सीजन ज्यादा होता है राइबोस में। हाँ, तभी तो उसमें वो नॉर्मल शुगर है, वो डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन की कमी है, डीऑक्सी। ओके, सेकेंड कार्बन पे OH नहीं होता, H होता है सेकेंड कार्बन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है डीएनए के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों न्यूक्लियोसाइड्स क्या होता है, कोई बताएगा? ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड, when a nitrogenous base linked with sugar with the help of glycosidic bond and form nucleosides. When nitrogenous base linked जुड़ जाता है
linked with pentose sugar, 5 carbon containing sugar by and glycosidic. Which bond बच्चों? Glycosidic bond अंडरलाइन कर लेना. टू फॉर्म, क्या फॉर्म हो जाएगा? टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड. तो कितने कंपोनेंट होते हैं न्यूक्लियोसाइड के? 2 कंपोनेंट. जैसे आप यहाँ पे देखें, जैसे हम बात करें न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियोसाइड के कुछ एग्जाम्पल आप मुझे बताओ. न्यूक्लियोसाइड ऑफ आरएनए एंड डीएनए, दोनों के लिए बात कर लेते हैं. सर ये कौन से पेंटोज शुगर से लिंक होगा, राइबोज से या डीऑक्सीराइबोज? किसी से भी हमने लिख दिया पेंटोज शुगर. यदि डीएनए बोलेंगे तो डीएनए कर देंगे, हमने पेंटोज लिख दिया, कोई चक्कर ही नहीं छोड़ा उसमें, दोनों के लिए हो जाएगा. जैसे मैं बात करता बच्चों एडेनिन, एडेनिन यदि किससे जुड़ जाए? शुगर से जुड़ जाए, पेंटोज शुगर से जुड़ जाए, तो क्या बनेगा बताओ? एडिनोसिन बन जाएगा. तो ये डीएनए के लिए, आरएनए के लिए? दोनों को नहीं, यदि यहाँ पे ये होगी आरएनए, डीएनए के लिए, आरएनए के लिए. यदि मैं यहाँ पे क्या लिखता? डीऑक्सी, सॉरी एडेनिन लिख देता मैं यहाँ पे, तो ये तो आरएनए के लिए हो गया. ये मैं यहाँ पे लिख देता एडेनिन, और यहाँ पे क्या लिख देता मैं? डीऑक्सी शुगर. अब किसके लिए हो जाता बच्चों? ये डीऑक्सी एडेनिन, बताओ. डीएनए के लिए हो जाता. ऊपर वाला किसके लिए बताओ? डीऑक्सी एडिनोसाइन लिखना है ना, खाली डीऑक्सी का फर्क होता है बच्चों, बाकी सब कुछ सेम है. शुगर अलग आ गया ना, ये किसके लिए है? आरएनए के लिए. और नीचे वाला किसके लिए हो जाएगा? डीएनए के लिए. खाली डीऑक्सी हमें लगा देना, ठीक है. ऐसे हम यहाँ पे और बात कर ले, एक और बात कर लेते हैं, एक साइटोसिन का ले लेते हैं केस. साइटोसिन, तो साइटोसिन के साथ मैं यदि नॉर्मल शुगर बोल रहा हूँ, राइबोज शुगर बोल रहा हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा बोलो बताओ? साइटिडीन. क्या बन जाएगा? साइटिडीन. तो साइटिडीन एक न्यूक्लियोसाइड है, और वो किसका न्यूक्लियोसाइड है? आरएनए का. यदि मैं इसी की जगह क्या ले लेता बच्चों? साइटोसिन ले लिया था मैंने, प्लस डीऑक्सी शुगर ले लेता. डीऑक्सी शुगर तो किसके लिए बन जाता है बताओ? डीएनए के लिए. तो डीएनए में डीऑक्सी आएगा, साइटिडीन. बाकी कुछ नहीं बदलेगा, खाली डीऑक्सी बदल जाएगा, क्योंकि शुगर कैसा है डीएनए में? राइबोज है या डीऑक्सी राइबोज? डीऑक्सी. अब आप ऐसे कितने भी बना सकते हो, ठीक है. हाँ, एडिनोसिन, साइटिडीन, यूरिडीन, ठीक है, थाइमिडीन, बहुत सारे आपके बन जाएंगे. ऐसे हम बात करेंगे. तो ये जो बॉन्ड बनेगा उसे मैं डायग्राम से भी समझाऊंगा आपको. पहले न्यूक्लियोसाइड की बात कर लेते हैं. न्यूक्लियोसाइड्स सर 1 मिनट, वो लिखना बाकी है. बना लो आराम से. ऐसे हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स की. ये न्यूक्लियोसाइड. अच्छा बताओ, न्यूक्लियोसाइड में कितने कंपोनेंट होंगे? 2 कंपोनेंट. एक क्या है? नाइट्रोजनस बेस. दूसरा क्या है बच्चों? शुगर. और ऊपर मैंने लिख ही दिया, इसलिए जब नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या है बच्चों? न्यूक्लियोसाइड्स. तो न्यूक्लियोसाइड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर, ठीक है. जब पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, वो आपको एक डायग्राम में भी दिखाऊंगा, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमेशा इसमें इन्वॉल्व होगा. तो विच बॉन्डिंग, विच लिंकेज, कौन सी लिंकेज और कौन सी बॉन्डिंग होगी बताओ? ओनली ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. याद रखना, आपको एक डायग्राम में बनाऊंगा, उससे क्लियर हो जाएगा.
तो मैं थोड़ा सा न्यूक्लियोटाइड्स की एक डेफिनेशन लिख के फिर आगे डायग्राम पे जाते हैं, ठीक है। सर एक मिनट पेज से स्क्रॉल अप कर दिए, क्या बेटा? बस जरा सा ऊपर कर दिए। When nitrogenous base linked with pentose sugar by an Okay. glycosidic bond to form nucleosides. नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों न्यूक्लियोटाइड्स। हो गया। नेक्स्ट अच्छा क्या होता है बच्चों बताओ? न्यूक्लियोटाइड्स की डेफिनेशन आप दे एक लाइन में छोटा सा, तो क्या दोगे? फॉस्फोरिक, मैं दे देता हूँ, फॉस्फोरिक एस्टर ऑफ न्यूक्लियोसाइड। यदि मैं न्यूक्लियोसाइड के जो 5 कार्बन है शुगर का, उस पे फॉस्फेट ऐड कर देता हूं तो क्या बन जाएगा बच्चों? न्यूक्लियोसाइड। कुछ एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे आप बताना मुझे। मैं लिख रहा हूं, आप एडिनोसाइन, एडिनोसाइन है ये, ठीक है। और इसके साथ में क्या जोड़ रहा हूँ? फॉस्फेट जोड़ रहा हूँ, तो क्या बनेगा बताओ? एडिनाइलिक एसिड। यस, एडिनाइलिक एसिड या AMP एसिड। या और क्या बोल सकते हैं बच्चों? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो ये न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड हो गया है, और ये RNA के लिए। यदि मैं DNA के लिए लिखता तो क्या बन जाता बताओ? डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। बाकी सब सेम रहेगा, डीऑक्सी आ जाएगा, डीऑक्सी। यहाँ पे डीऑक्सी एडिनोसिन आ जाता है, वही वाली चीज है, ठीक है। मैं सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पे, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। ये DNA के लिए आ जाएगा, और DNA AMP। अच्छा एक एग्जाम्पल और लिख देता हूँ, मैं इस बार थाइमीन ले रहा हूँ, या साइटिडीन ले लो, साइटिडीन। साइटिडीन है, इस पे फॉस्फेट ऐड कर दिया मैंने, तो क्या बनेगा बताओ? साइटिडाइलिक एसिड। या और क्या बोल सकते हैं बच्चों से? CMP, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट। ये RNA के अंदर हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड्स। यदि मैं से डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड बोलता तो हो जाता DNA के लिए, ठीक है। तो कोई डिफरेंस नहीं इसमें। यूरिडाइलिक एसिड, थाइमिडीन, डीऑक्सीथाइमिडीन आ जाएगा, ठीक है। थाइमिडीन फॉस्फेट। तो 3 कंपोनेंट हो गए। तो मैं इसको एक डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करूंगा, अब ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो कितनी बॉन्डिंग होती है, क्या होती है वो देखते हैं, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड क्या है, तो हमें इस पे बात करें, ठीक है। इसमें 3 कंपोनेंट, क्योंकि ये न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। तो यहाँ पे हम ये बात करें तो इसमें कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। तो न्यूक्लियोटाइड्स इज इक्वल टू क्या क्या लिख सकते हैं बच्चों बताओ? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, तो यही तो था फॉस्फोरिक एस्टर। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ऐड करते हैं 5 कार्बन पे शुगर के, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड है, और न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट से बना होता है। और न्यूक्लियोसाइड में आप जानते हो कितने अवयव है, बताओ कितने कंपोनेंट है? नाइट्रोजिनस बेस प्लस एंड पेंटोस शुगर। शुगर। इससे ज्यादा सिंपल नहीं होगा, ठीक है। पेंटोज शुगर। नहीं आया समझ में? तो न्यूक्लियोसाइड में 2 कंपोनेंट है, और एक नाइट्रोजिनस बेस, एक पेंटोज शुगर। तीनों को मिला दे, नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट, वो ऑलरेडी लिख चुके हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। मैंने आपको यहाँ भी बता दिया, वो एक डायग्राम से समझा देता हूँ आपको। सर हाँ बेटा। सर ये साइटिडीन प्लस फॉस्फेट मतलब नहीं सर, ये जो सेकंड में आपने लिखा ना डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड प्लस DNA, हाँ तो सर तो इधर मतलब क्या आएगा? डीऑक्सी एडेनोसिन अरे आएगा यहाँ क्या? पे बिल्कुल डीऑक्सी आ जाएगा ना बेटा, भाई डीऑक्सी से बना होगा, शुगर के साथ जो बना वो क्या है, तभी डीऑक्सी हम लिख पा रहे हैं ना।
भाई जो है आपने डिऑक्सी एडिनोसिन बनाया कि नहीं बनाया, वहां पे बोलो, उधर न्यूक्लियोसाइड में ऊपर देखो, डिऑक्सी एडिनोसाइन बनाया, अब उससे फॉस्फेट जोड़ देगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डिऑक्सीएडिनाइलिक एसिड। वो तो डिपेंड करेगा कंटेंट के, बिल्कुल। P is the pentose sugar, NB is the nitrogenous base। वो डिपेंड करेगा बच्चों डीएनए में कौन सी शुगर होती है, बताओ आप तो। डीऑक्सीराइबोज होगी ना, तो उसके लिए तो डीऑक्सी हमें लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पे क्या फर्क क्या है, खाली यही है, डीऑक्सी शुगर के कारण ही हम इसको डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड बोल रहे हैं। एडिनाइलिक एसिड तब भी है, खाली पेंटोस शुगर के कारण। ठीक है, डीएनए तो डीऑक्सी लगाना ही पड़ेगा, आरएनए तो कोई जरूरत नहीं। एएमपी जीएमपी, और उसमें हम ये एएमपी जीएमपी लिखेंगे यहाँ पे डीएनए में, तो उसे हमें डीऑक्सी एएमपी लिखना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्ट में भी लिखा हुआ है। चले बच्चों आगे, फिर डायग्राम देखते हैं। सेल खराब है पता नहीं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, ये जो आपका स्ट्रक्चर है मैं कई बार बना चुका हूँ उसे, ये पेंटोस शुगर है, इसका ये फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन। अब इसके बीच में एक बॉन्ड बनता है यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस होगा NB, नाइट्रोजिनस बेस। अच्छा, ये जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे बच्चों, ये जो बॉन्ड है ये शुगर है, ग्लाइको सिडिक बॉन्ड। ठीक है, ध्यान से देखना ऐसे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अच्छा, ये जो लिंकेज है ये आपका अलग अलग होता है। प्यूरीन में क्या होगा बताओ, प्यूरीन के साथ क्या लिंकेज होगी, पता है ना आपको, 1,9 लिंकेज, 1,9 लिंकेज। और प्रिमडीन के साथ बताओ क्या होगी, 1,1 लिंकेज होगी। मतलब ये फर्स्ट कार्बन और नाइट्रोजन बेस का 9 नाइट्रोजन लिंकेज, लिंकेज बोलो या बॉन्ड। प्रिमडीन बेस के साथ क्या होगी बताओ, पढ़ा होगा आपने जूलॉजी में, 1,1, ये 1 कार्बन है और 1 ही नाइट्रोजन होगा, लिंकेज। 1,1 लिंकेज किसमें मिलेगी बच्चों, परमिडीन बेसिस में। और 1,9 लिंकेज कहाँ पे मिलेगी, प्यूरिन बेस में। यदि एडेनिन, ये नाइट्रोजन बेस यदि एडेनिन होता तो 1,9 लिंकेज होगा, यदि ग्वानिन होता तब भी 1,9। 9 नाइट्रोजन है, जो मैंने बताया ना, 4 नाइट्रोजन में जो 9th जो नाइट्रोजन है वो बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व करती है। यहाँ पे मैंने बताया था 1/3, 1 और 3, तो आपका 1 वाली जो नाइट्रोजन है वो बॉन्ड बना रही है, तो 1 ही कार्बन है नाइट्रोजनस बेस का। तो ये जो कंपोनेंट बना है, इस कंपोनेंट को क्या बोलेंगे बच्चों बताओ, न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, तो OH। अब यदि मैं इसके फर्स्ट कार्बन पर क्या ऐड कर दूं बच्चों, फॉस्फेट ऐड कर दूं, तो क्या बन जाएगा बताओ, न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स, तो फॉस्फोरिक एस्टर। अच्छा, ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे बताओ, गिव द नेम ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड को क्या बोलेंगे, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। वेरी गुड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो एक न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, 3 कंपोनेंट हो गए, फॉस्फेट हो गया, और कौन सा कार्बन है बच्चों, ये 5 कार्बन। ठीक है, ये 3rd कार्बन है, 4th कार्बन होता है, ये 1st कार्बन है। ठीक है, या बॉन्ड दिखा दो आप, H, या मत दिखाओ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मत दिखाओ, सीधा बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व कर दिया हमने से। द फर्स्ट कार्बन एनोमेरिक कार्बन है, फर्स्ट कार्बन। चलो कल बात करेंगे, ये 2nd कार्बन होगा, 3rd कार्बन, 4th एंड 5th। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, मैं यदि इसकी बात कर रहा तो क्या था बताओ, न्यूक्लियो साइड। और यदि मैं तीनों को इन्वॉल्व कर दूं इनको, तो क्या बन जाएगा बच्चों, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो कल हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की बात करेंगे इसमें। ओके, और फिर डिस्कवरी ऑफ डीएनए। ठीक है, तो यहीं पे छोड़ रहे हैं।
हाँ बोलो। सर ये आपने 1 to 9 ये 1 1 वाला एक बार समझा दीजिए। बेटा ये आपका नाइट्रोजन होता है ना यार, इसमें नाइट्रोजन 1 3, ये आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे, 7 9, तो वहां पे आपने बॉन्ड बनाया होगा 1 3 7 9, ये नाइट्रोजन होती है इसमें। अब इसका 9 नाइट्रोजन बॉन्ड में आपका इन्वॉल्व होगा। जैसे यहाँ पे आपका क्या है 1 3 नाइट्रोजन होती है। जैसे आप देखें ये नाइट्रोजिनस बेस, ये पेंटोस शुगर है और ये इसका फर्स्ट कार्बन है, उधर ये नाइट्रोजिनस बेस है, ये इसकी रिंग है, ये आपका इमिडाजोल रिंग। तो इस पे ये 7th पे यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है। ये यहाँ पे अपना 9th पे भी नाइट्रोजन है, ये कार्बन है, ये आपके बॉन्ड्स कार्बन कार्बन बॉन्ड 1 3, ठीक है। यहाँ पे फिर आपका नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, यहाँ पे फिर कार्बन। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट है और ये 9 है, इन दोनों के बीच में वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे लेबलिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अब बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या इन्वॉल्व हो रहा है 1 9, तो ये आपका नाइट्रोजन, ये आपका क्या होगा प्यूरिन हो गया, एडेनिन। ये क्या आपका पेंटोस शुगर। तो 1 9 लिंकेज होगी कि नहीं हो गई। रिंग का जो 9 नाइट्रोजन है वो आपका क्या Yes, sir, गैलाक्टिक yes. बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। Yes, वो वाटर sir, yes. निकाल के नहीं दिखाया, तो आपने जूलॉजी में बनाया होगा, ठीक है। आ गया समझ में। Okay. तो 1 9 लिंकेज मिलती है किसमें, प्यूरिन पिरिमिडीन में, पिरिमिड सॉरी प्यूरिन में। और 1 1 लिंकेज किसमें मिलेगी, पैरामिडीन, ठीक है। तो ये आपने जूलॉजी में बनाया। चलो ओके बच्चों, Bye, sir. बाय बेटा। और इसकी पीडीएफ सेंड कर दीजिए। हाँ भेज दूंगा बेटा। आज ही भेज दीजिएगा सर।